नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बारिश की चंद बूंदें क्या पड़ी, पूरा राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। या यूं कहें कि सपाट विकेट पर गेंद टर्न लेने लगी और कप्तान ने तो पूरी फील्डिंग ही बदल डाली। यूपी में नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति, डिप्टी सीएम का संगठन बड़ा होने वाला ट्वीट और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर चल रहे बीजेपी के मंथन को आज हम मथेंगे और दर्शकों को भी यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंदर अंदर घेरने की कोशिश चल रही है? सवाल बड़ा है और इतना बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिचकोले आना स्वाभाविक है। बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल तो हमने आपको बताया, लेकिन कई बड़े और सवाल हैं। अभी तक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। आखिर संगठन महामंत्री जो पहले थे सुनील बंसल को यूपी से बाहर क्यों भेजा गया? नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जो 3 साल पहले ही उत्तर प्रदेश से बाहर गए थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें दोबारा शक्ति देकर यूपी के परिदृश्य में लाया गया और उन्हें बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई? सबसे पहले बात नए संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की करते हैं। धर्मपाल सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। वह झारखंड के प्रभार से पहले उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री का काम कर रहे थे और वो 17 वर्षों से यही काम कर रहे थे, एक ही काम कर रहे थे। वह यूपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जितनी अच्छी प्रकार से एक बाप अपने बेटों को समझता है, उसी तरह वो संगठन को समझते हैं। उसी प्रकार से धर्मपाल सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को समझते हैं, उनके संवेदना को समझते हैं। संगठन पर उनकी अचूक पकड़ है। यह सभी को पता है कि बिना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक्टिव हुए संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतलब युवा, यूथ, उसके बिना एक्टिव हुए चुनाव जितना कितनी टेढ़ी खीर होता है। यहां तक तो सब ठीक है। सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात और सबसे अंत में उनकी बात सबसे खास यह है कि उन्होंने आज तक प्रो योगी बात भी नहीं की। धर्मपाल सिंह की हम बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर दिया आज, और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है, और खुद ही एक्सक्लेमेटरी लगा रहे हैं, विस्मय बोधक चिन्ह खुद मौर्य लगा रहे हैं अपने ही ट्वीट में। हालांकि अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि अब कोर्ट ये विस्मय बोधक को मानता नहीं है। जो आपने लिख दिया, अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर गड़बड़ है तो सजा मिलेगी। इससे बच नहीं पाओगे कि विस्मय बोधक या एक्सक्लेमेटरी या कोई सवाल उठा दिया आपने ये चिन्ह लगाकर। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने चिन्ह लगाया। अब अचानक ये चिन्ह उन्होंने क्यों लगा दिया, और ये चिन्ह किस पर लगा दिया? संगठन पर लगा दिया, सरकार पर लगा दिया, नेतृत्व पर लगा दिया? क्यों लगा दिया? ऐसी क्या जरूरत उन्हें पड़ी कि संगठन को बड़ा करने का दावा वो करने लगे? क्या सरकार, वो तो सरकार में है, अभी तो संगठन में है नहीं, तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि भाई संगठन बड़ा या सरकार या संगठन की वो मुखिया होते तो ये बात मानी जा सकती थी, भाई कहीं कोई टसन चल रहा है आपस में तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन केशव जी को ये क्या जरूरत पड़ी कि सरकार बड़ा या संगठन है, या संगठन सरकार से बड़ा है? ये खुद प्रश्न उन्होंने पूछ दिया। और भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल ववाल करने की बहुत इजाजत नहीं है, इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अब सवाल क्यों किया, ऐसा यूं कहें कि भाई ये क्यों किया केशव मौर्य ने? हिमाकत तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ऐसा क्यों कहा, ये साधारण बात नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई गणित है और कोई ना कोई बड़ा नेता है, हम बिल्कुल पूरे यकीन के साथ में कह सकते हैं। दूसरा पहलू यह है कि क्या यह माना जाए कि केशव प्रसाद मौर्य
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की दावेदारी में है? क्या वो कह सकते हैं? हालांकि केशव मौर्य के लोग ये कह रहे हैं कि साहब अध्यक्ष हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनके स्टाफ के लोग तक ये कहने लगे हैं कि साहब अध्यक्ष हो रहे हैं जल्दी। तो क्या केशव मौर्य डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देंगे और क्या वो संगठन की बागडोर संभालेंगे? क्या उनको संगठन की तरफ से कोई संकेत मिला है, कोई संदेश मिला है? लेकिन राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है ये अभी, लेकिन पूरी तरीके से अभी कहा नहीं जा सकता। कल लखनऊ में नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में हो सकता है कि नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाए। राजनीति के विश्लेषक इस बात को कहते हैं कि भाई केशव मौर्य ओबीसी चेहरा है और नए संगठन महामंत्री जो हैं धर्मपाल सिंह वो भी सैनी बिरादरी से आते हैं और वो भी ओबीसी चेहरा है। इसलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक केशव मौर्य की दावेदारी को खारिज कर रहे हैं। अभी तक के रुझानों, हमारे सहयोगी सभी हैदर ने बताया कि अभी तक के रुझानों के मुताबिक बीजेपी का नया अध्यक्ष, सभी बड़े सेफ खेलते हैं, इसे चुनाव नहीं कहते कि तो भैया रुझान है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तक के रुझानों के मुताबिक सभी बता रहे हैं कि ब्राह्मण जात से ही कोई अध्यक्ष हो सकता है। लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, पिछला रिकॉर्ड देखें तो जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तब तब उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मौकों पर ब्राह्मण को ही कमान दी गई, अध्यक्ष ब्राह्मण ही रहा। 2014 के लोकसभा की बात करें जब बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा फोकस था। उस वक्त डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था और वाजपेयी जी ने अथक मेहनत की थी। बहुत वर्षों के वनवास के बाद, 6-7 साल 8 साल के वनवास के बाद अब उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। 2019 का इलेक्शन महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उनके नेतृत्व में लड़ा गया। सवाल यही है कि क्या 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फिर ब्राह्मण को कमान देगी या किसी और को? अध्यक्ष पद पर इस समय टॉप 3 में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद अलीगढ़ से हैं सतीश गौतम और एक और नाम चल रहा है, अब वह नाम है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। चौंक गए ना आप? ठीक वैसे ही जैसे महेंद्र नाथ पांडे जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब भी लोग ऐसे ही चौंके थे। और कुल मिलाकर ये चौंकाने वाली खबर हो सकती है। हमारे पॉलिटिकल सूत्र इस बात को बता रहे हैं, हमारे जो राजनीतिक सूत्र हैं उस बात को बता रहे हैं कि ब्रजेश पाठक ने शीर्ष नेतृत्व से कह दिया कि भाई सरकार में काम करने में बहुत ज़्यादा उनकी रुचि है नहीं, सरकार में वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सहज ब्रजेश पाठक सरकार के अंदर महसूस कर नहीं पा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि ब्रजेश पाठक ने एक पत्र भी लिख दिया है नेतृत्व को, हालांकि वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है इसलिए हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कोई पत्र लिखा है उन्होंने। लेकिन ये चर्चा जरूर है लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में कि पाठक ने, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने एक पत्र लिख दिया है नेतृत्व को और कहा भी है कि उन्हें अब सरकार के अंदर काम करने में बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं या वो सरकार में अब काम करना नहीं चाहते, अनिच्छा जताई और कहा कि वो संगठन का काम करना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पाठक को एक तरीके से भरोसा दे दिया गया है कि वो उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा और उन्हें उससे ऊपर का भी कुछ आश्वासन दिया गया, अध्यक्ष से ऊपर का भी। डिप्टी सीएम वो बन गए, अध्यक्ष अगर हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर का क्या है वो आप समझ सकते हैं। पिछले 4-5 सालों से जब से बहुजन समाज पार्टी छोड़कर ब्रजेश पाठक भाजपा में आए तब से लगातार वो ब्राह्मण फेस के रूप में खुद को उभारने के लिए कोई ऐसा यतन प्रयास उन्होंने छोड़ा नहीं। सारे प्रयास के एक ब्राह्मण नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर ले गए उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी बात है। आज आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मण चेहरों में सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है तो वो ब्रजेश पाठक का है। हमारे राजनीतिक संपादक सभी हैदर ने इस पूरे मसले पर एक पैनी दृष्टि डाली। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल भले ही
हरी डाल पर बैठे हैं और चुपड़ी रोटी खा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपना पूरा राजनीतिक खेत जोत दिया है। जी हाँ, नए संगठन मंत्री की नियुक्ति हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन है वो अपने अंतिम दौर में है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो मिल जाएगा। लेकिन ये क्या, प्रदेश अध्यक्ष चुनते चुनते भारतीय जनता पार्टी में एक अजीबोगरीब किस्म की राजनीतिक बू आ रही है और वो बू सरकार बनाम संगठन की एक नई बहस को लेकर आ रही है। और चर्चाएं आम यही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बहाने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की रणनीति बनाई जा चुकी है। क्या ये बात सच है? ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ में कैमरा पर्सन बलराम के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। तो बड़ा सवाल यही है, सभी ने भी उठाया और हमने भी उठाया, कि क्या सरकार और संगठन के बीच तनातनी है। हम सवाल उठा रहे हैं, हम कोई गारंटी के साथ या कोई बहुत उस तरह हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल केशव मौर्य के ट्वीट के बाद उठना लाजमी है। और केशव मौर्य खुद पूछ रहे हैं कि भाई सरकार बड़ा है संगठन, तो अचानक ये कहां से आकाशवाणी हो गई केशव मौर्य को कि ये कैसे, क्यों उन्होंने पूछ लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सभी ने कहा, एक घटनाक्रम को उन्होंने जोड़ा और कहा कि भाई क्या योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की जा रही है। खैर, आज योगी आदित्यनाथ को भोपाल जाना था, मध्य क्षेत्रीय बैठक में अमित शाह थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण योगी आदित्यनाथ उस बैठक में नहीं जा सके। शायद उस बैठक में जाते तो कुछ बात होती, अमित शाह शीर्ष नेतृत्व में आते हैं, शायद कुछ बात हुई, कुछ चर्चा होती, कुछ और भी मुद्दों पर बात होती, लेकिन वो जा ही नहीं सके क्योंकि मौसम खराब है। और मौसम खराब होने का जिक्र सभी हैदर हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने कर ही दिया कि भाई मौसम खराब है, बारिश की 2 बूंदों ने राजनीति में हलचल मचा दी है। मंथन के मेहमानों का परिचय करा देते हैं। ज्ञानेश्वर द्विवेदी, बहुत वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता। ज्ञानेश्वर भाई, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार के न्यूज़ को समय देने के लिए। मनीष सिंह, समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूती से पक्ष रखते हैं, समझदार नेता, बहुत स्वागत मनीष भाई आपका, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार। दिल्ली से हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार, तमाम बड़े मीडिया वेंचर में प्रधान संपादक, मेरे पास लिस्ट इतनी लंबी है कि शैलेश जी का परिचय दूं क्या मैं। शैलेश जी का बहुत स्वागत, बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। पता नहीं, शायद ही देश का कोई मीडिया बड़ा ब्रांड जिसको हम टीवी कहते हैं या डिजिटल कहते हो बचा हो जिसमें शैलेश जी संपादक ना रहे हो। और तमाम चैनलों की तो शैलेश जी ने स्थापना की और आज वो चैनल बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। शैलेश जी का स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मनोज दीक्षित जी, मुझे लगता है जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। आज चूंकि मनोज जी बिल्कुल टी शर्ट में हैं, इसलिए समझ में आ नहीं रहा। मैंने कहा भाई ये बहुत टू यंग ए गेस्ट कौन है, हमारे पहचानने में फेर हुआ, माफ़ कीजिएगा मनोज जी। शैलेश जी के पास सीधे ही चलते हैं और इस चर्चा की शुरुआत शैलेश जी से करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर हमारा कोई अग्रज अगर हमारे साथ बैठा होता तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं। पत्रकारिता का एक ये सिस्टम है। शैलेश जी, ये अचानक एक केशव मौर्य को याद आ गया कि भाई ये संगठन बड़ा है, ये सरकार, अचानक उन्हें आकाशवाणी हो गया और उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। और खुद भी पत्रकारिता की भाषा में हम लोग जब कोई चीज़ सेफ खेलते हैं तो एक्सक्लेमेटरी लगा देते हैं कि जब कोई बवाल आएगा तो ये बचा लेगा डंडा। जो डंडा और बिंदी हम लोग शुरू से पत्रकारिता के शैशव काल से हम लोगों को ये सिखाया गया है। ये पूरा माजरा क्या है? आज योगी आदित्यनाथ भोपाल भी नहीं गए, मौसम खराब था। शैलेश जी नमस्कार, प्रणाम। मैं जो देख पा रहा हूँ, जो उन्होंने कहा है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा है, असल में होना तो यही चाहिए, पर जो वास्तविकता है वो क्या है? आजकल जो भारतीय राजनीति है और जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं उसमें व्यक्ति जो है वो पार्टी से भी बड़ा हो गया और ये सब पार्टियों की स्थिति है। मैं ये बहुत खुलकर कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में बीजेपी का मतलब होता है मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो पार्टी से तो वो और भी बड़े हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में भी उनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत या चुनौती है। कांग्रेस को देख लीजिए,
तो कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, और क्षेत्रीय पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं क्षेत्र इसके बाद जो बच जाती है, सब में व्यक्ति हावी। तो सरकार से ऊपर पार्टी को होना चाहिए, पर ये रह नहीं गया। जो पावर में है, चाहे पार्टी की पावर में हो या सरकार के पावर में हो, वो जो है आज बड़ा हो गया। और इसलिए जो मौर्य जी ने कमेंट किया, जो टिप्पणी की है, वो बहुत साधारण नहीं है। ये कहीं ना कहीं से उनके दिल में जो दर्द है, जो बेचैनी है, उसको बाहर लाने वाली स्थिति है। और वो जो जो कह रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं, असल में पार्टी को बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो मुख्यमंत्री योगी जी जो हैं वो पार्टी से भी बड़े हो गए, अब उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है। तो ये स्थितियां लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है, पर ये है, और ये सभी पार्टियों। जी शैलेश जी, अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई मुख्यमंत्री का कद बहुत बड़ा हो गया है और वो पूरे देश में एक पोस्टर बॉय के, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरह वो पूरे देश में घूम रहे हैं और पूरा देश उनको एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय और सबसे बड़ा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा नेता। मैं देश का बड़ा नेता तो अभी भी मोदी जी को कहता हूं, लेकिन हिंदुत्व का पोस्टर बॉय योगी से बड़ा कोई इस देश में है नहीं। तो देश में सबसे बड़े संगठन से बड़े नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, लगभग यही स्थितियां हैं। लेकिन शैलेश जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, केशव मौर्य तो सरकार का हिस्सा है, संगठन से उनका कोई बहुत लेना देना है नहीं, वो डिप्टी सीएम है, संगठन की उनकी जिम्मेदारी है नहीं। अचानक उनको ये कहां से आकाशवाणी हो गई? क्या दिल्ली से कोई आकाशवाणी हुई है क्या उनको? आप तो दिल्ली में, शैलेश जी। देखिए, मुझे जो लगता है केशव मौर्य जी जो है वो पिछले चुनाव, मतलब विधानसभा के पिछले चुनाव से ही कुछ न कुछ दुखी हैं, परेशान हैं। और उसका कारण ये है कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे, जहां तक मुझे याद है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो बाद में स्थिति बनी कि योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसी स्थिति में उनके भीतर का दर्द जो है वो बार बार बाहर। अब सवाल ये है कि वो मुख्यमंत्री बने नहीं, तो क्या उनको मर्यादा के साथ कोई महत्वपूर्ण जगह दी जा सकती है? कभी कभी दिल्ली में ये चर्चा सुनने को मिलती है कि केशव मौर्य जी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश में भी सर चर्चा है। जी, तो उसके लिए तैयार किया जाएगा, इस तरह की चर्चा है। और मुझे लगता है कि एक पूर्व पीठिका या भूमिका जो वो ट्वीट किया है उन्होंने, उसमें भी दिखाई दे। जी, अभी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो पिछले दिनों अभी डिबेट में थे, मंथन में, तो बता रहे थे कि जिस दिन कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि थी उस कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने एक भाषण दिया कि भाई 2022 का चुनाव योगी जी के चेहरे पर लड़ा गया और योगी जी ने बिल्कुल प्रचंड बहुमत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को, मतलब इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी का। जब केशव मौर्य का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा 2017 में मैंने भी कम मेहनत नहीं की थी, मैं भी नेतृत्व कर रहा था, लेकिन बंसल जी के सिर सेहरा बंध गया। बंसल जी उस कार्यक्रम में थे, बंसल जी बैठ के मुस्कुरा रहे थे। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए। मनोज दीक्षित जी से समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये मसले चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इतना तो मुखर केशव मौर्य अपने दम पर तो बोल नहीं सकते कि संगठन बड़ा या सरकार। मनोज जी। हाँ, बिल्कुल, आप काफी हद तक बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, राजनीति संकेतों की भाषा समझती है और बोली जाती है। शैलेश भाई का अनुभव होगा कि राजनीति में संकेत बहुत होते हैं, और संकेत प्रारंभ कहाँ से होते हैं, उनका अंत कहाँ पे होता है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। कहीं से ये प्रारंभ होता है, एक बिंदु प्रारंभ होता है, चर्चा प्रारंभ होती है। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझता हूँ, पिछले 30-35 वर्षों से जो भी मैंने देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रादुर्भाव ही संगठन के आधार पर हुआ है। व्यक्तियों की भूमिका मोदी जी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष में नहीं ली जाती थी। ये पहली बार हुआ था कि मोदी जी को केंद्र में रखकर, एक पोस्टर बॉय के रूप में रखकर 2014 का चुनाव लड़ा गया था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में संगठन ही इंपॉर्टेंट रहता था। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक चीज और समझनी चाहिए कि भाजपा में भाजपा ही संगठन नहीं है, बल्कि उसका भी एक और संगठन है जिसके दम पर भाजपा संगठन बनाती है।
तो एक और थर्ड एक और इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं, भाजपा में बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं। बिल्कुल, तो ये संकेतों की बानगी समझी जाए तो ये अवश्य एक संकेत दिया जा रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ता ही केवल अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं समझे, बल्कि संघ और संगठनात्मक रूप से जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी भूमिका को नजरअंदाज न किया जाए, ऐसा संकेत इस पूरे विवाद से नजर में आने लगा है। और यही एक कारण है, मेरे को समझ में इससे भी आता है कि केवल भाजपा ही नहीं, हर पार्टी की यही दशा है। यदि संगठन उसका कमजोर हुआ है तो पार्टी भी कमजोर हुई है। पार्टियों से संगठन नहीं चलते हैं, संगठन से ही पार्टी चलती है। अल्टीमेट ट्रूथ यही है। एक बीच में पीरियड आता है, जरूर है, जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा कर पा रहा है, लेकिन संगठनात्मक ताकत के अभाव में कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक कि वो संगठन को अपने साथ रखने की कौशल न जानता हो, उसकी क्षमता उसके अंदर नहीं हो। आज ये मोदी जी में क्षमता है कि वो संगठन को साथ लेकर चल रहे हैं और संगठन उनके साथ है, दोनों तरह से है। लेकिन यही स्थिति हर प्रदेश में है, ऐसा आपको दिखता होगा कि ऐसा नहीं है। संगठनों में और पार्टियों में भेद और मतभेद है, दिख रहे हैं, स्पष्ट दिखते हैं, वे फॉल्ट लाइन दिखती है और ऐसे संकेत बीच बीच में आते रहते हैं। जाहिर है, आपने जो बात कही, मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी ने कहीं जरूर प्रॉम्प्ट किया होगा कि अब ये बात चर्चा में आ जानी चाहिए, और वो चर्चा में आई है बात। तो ये चर्चा में आई है तो ये बात निश्चित रूप से कहीं न कहीं समाप्त होने से पहले ये एक शक्ल लेगी और इसके ऊपर विशद विचार विमर्श हो जाएगा और ये स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएंगी कि बहुत सारे लोग, जो लोगों की बात मैं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो अपने आप को संगठन से ऊपर समझने लगे हों, उन्हें संगठन के महत्व को पुनः समझने की आवश्यकता है। ऐसा संकेत पुनः मुझे मिलने लगा है। जाहिर है 2 साल से कम समय में चुनाव होने हैं, संगठन की ताकत के दम पर ही चुनाव होने हैं, ऐसा विश्वास सभी को रक्त होता है। इसलिए शायद ये चर्चा ऐसे समय पर प्रारंभ की गई है। राजनीति में 1-2 साल की चर्चाएं इसी प्रकार आम होती हैं और ये चर्चा जब चली है तो बात निकली है तो दूर तक जरूर जाएगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, ज्ञानेश्वर भाई के पास चलते हैं। ज्ञानेश्वर भाई नमस्कार। मौर्य जी को कहाँ से आकाशवाणी हो रही है? वो संगठन में है नहीं, सरकार के व्यक्ति हैं, अचानक क्यों आकाशवाणी हो रही? कहाँ से हो रही कि भाई ये फला ऐसा हो जा रहा है? संगठन को ऐसा क्या योगी आदित्यनाथ ने कर दिया? कौन सा संगठन को उन्होंने परेशान कर दिया, कुचल दिया? वो तो जन कल्याण में बहुत काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आजकल, बहुत दौड़ रहे हैं वो। तो ऐसा मौर्य जी को क्यों लगा, या बीच बीच में उन्हें लगाया गया है कि जरा हवा भरते रहो योगी जी को, चैन से मत रहने देना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज जान लीजिए कि संगठन, सही बात है कि आप अगर मौर्य जी ने कहा है तो संगठन हमेशा सरकार से बड़ा रहा है, क्योंकि संगठन के बल पे सरकार में आया जाता है। सारे लोग ये कहते हैं, सारी पार्टियां, ज्ञानेश्वर भाई मैं बिल्कुल 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, सारी पार्टियां ये कहती संगठन सर्वोपरि है, लेकिन उन पार्टियों का सुप्रीम नेता वो संगठन को किनारे करता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा डॉक्टर दीक्षित बता रहे हैं कि ऐसा होता नहीं था, लेकिन इधर होने लगा है। ऐसा अब भी नहीं है। ये संगठन, ये पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता यहाँ स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज, सरकार, अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया तो मोदी जी, पहला चुनाव 14 में उनके चेहरे पे लड़ा गया, दूसरा चुनाव अगर 19 वाला मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया तो उनकी कार्य क्षमता के आधार पे लड़ा गया कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, उसके आधार पे चुनाव हुए और जनता ने फिर से हाथों हाथ लिया। वैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे चुनाव हुई, लेकिन 2022 का चुनाव तो मोदी जी की, योगी जी के चेहरे पे होना ही था, क्योंकि वो उनकी कार्यकुशलता की परीक्षा होनी थी। तो ज्ञानेश्वर भाई उन्होंने परीक्षा दे दी, अच्छे अंकों से बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए, अब बार बार लकड़ी क्यों योगी आदित्यनाथ को? उन्होंने परीक्षा भी दी और प्रचंड बहुमत से उसको पास भी किया जी। इस वजह से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकार अपनी जगह है, संगठन अपनी जगह है। संगठन ही सरकार का निर्माण करती है, सरकार संगठन का निर्माण नहीं करती है। ये तो शाश्वत है, ये तो शाश्वत है कि भाई ये तो सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं आप घुमा फिरा रहे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं। नहीं रहा हूं, मैं सीधी बात कह रहा हूं। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है, आपको यही कहना भी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कहा है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई गलत बात तो उन्होंने कही नहीं। अरे उन्होंने कहा होता तो मान लेते हम, उन्होंने एक डंडा बिंदी लगा दी है,
शैलेश जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस डंडा बिंदी का मतलब क्या। हमारे अग्रज हैं, वो जानते हैं कि डंडा बिंदी हम लोग कब लगाते हैं पत्रकार लोग। तो वो काम जो पत्रकार करते थे मौर्य जी ने कर दिया और डंडा बिंदी लगा दिया कि हाँ भी और नहीं भी। वो सवाल भी पूछ रहे हैं और किससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं पता नहीं। पार्टी और सरकार दोनों एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, कहीं किसी में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद की खबरें पिछले 5 साल से आ रही हैं। जब मौर्य जी के पास कोई और विभाग था, बदल गया तो क्यों बदल गया? भाई कहीं ना कहीं जब आग लगती है थोड़ा थोड़ा धुआं तो आता ही है। अब ये भाई अच्छी खासी सरकार चल रही, आप डिप्टी सीएम हैं, आपको कोई दिक्कत हुआ तो आप जाके नेतृत्व में कहिए, नेतृत्व योगी जी से बात करेगा। आप ट्वीट करके भाई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में तो ये काम बिल्कुल नहीं है कि बार बार उनकी सरकार को लोग, उन्हीं के अंदर के लोग। भैया मनीष सिंह की जरूरत ही नहीं है, आपकी सरकार के अंदर ही आपका विपक्ष है। नहीं, कहीं कोई विपक्ष नहीं है ना, सरकार के अंदर तो संभव है ही नहीं है और बाहर भी नहीं है, बाहर भी संभव नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात। ज्ञानेश्वर भाई मनीष सिंह के पास आते हैं। मनीष जी, हमारे अग्रज शैलेश जी ने कहा कि भाई लगभग अब कमोबेश पार्टियों का ये मसला हो गया और पूरा लोकतंत्र, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, अब वन मैन शो हो गया। ज्यादातर राजनीतिक दल, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी किसी को नहीं छोड़ा शैलेश जी ने। और शैलेश जी का विशाल अनुभव है, कम से कम 35-40 साल का अनुभव है पत्रकारिता में और दिल्ली में रहने का अनुभव है। दिल्ली में ही शैलेश जी हैं बहुत वर्षों से, आज तक से लेकर कहाँ तक घूमकर शैलेश जी अब वहाँ पत्रकारिता करा है। तो जाहिर सी बात वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, तमाम चीज़ों को बनते बिगड़ते देखा है। तो आपकी पार्टी में भी वन मैन शो ही है लग रहा। मनीष जी, मनीष जी जरा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मुझे लगता है कोई संपर्क गड़बड़ा रहा है मनीष जी से। चलिए हमारे सहयोगी करें, एक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में जब थोड़ा समय मिल जाएगा तो ये आवाज की समस्या ठीक हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए सीबीआई टारगेट ट्रिपल डी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
संगठन सरकार से बड़ा है। केशव मौर्य के इसी ट्वीट ने राजनीति में एक तरीके से उत्तर प्रदेश की खासतौर पर राजनीति में, और देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा एमपी यहाँ से जाते हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि सरकार यही उत्तर प्रदेश ही बनाता है। हालांकि योगदान पूरे देश का है, लेकिन एक बड़ी सीटें यहाँ से उत्तर प्रदेश से, उनकी संख्या 80 है, जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीता वो देश जीत लेता है। ब्रेक पर जाने से पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह से बात कर रहे थे, लेकिन तकनीकी व्यवधान के कारण उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई और सवाल नहीं हो पाया। अब हम शैलेश जी के पास चलते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी हमसे जुड़े हुए हैं। शैलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार, जैसा कि 14-19 देखा कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी, बहुत ज़बरदस्त व्यवस्थाएं नज़र आ रही थी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर शीर्ष नेतृत्व सहज नहीं है? ये बड़ा सवाल है शैलेश जी, मेरे मन में बार बार ये आता है, और ये इस बीच कई बार आ चुका। इलेक्शन से पहले एक बार लगा कि योगी अब हटे कि तब हटे, और तमाम लोग लखनऊ में डेरा डाले हुए थे। तो ये क्या योगी को घेरने के लिए ये चीज़ें की जा रही, या योगी अब जो शीर्ष नेतृत्व है उसके एक धड़े को अब पसंद नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझ पाता हूं या देख पाता हूं, तो ये लोग जो है बार बार कहते हैं कि मोदी के बाद योगी, यानी मोदी को पार्टी के भीतर अगर कोई चुनौती दे सकता है जी, तो वो योगी ही जी। लेकिन मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। वो बात ये है कि क्या हिंदुत्व के बूते पर ही आज सिर्फ बीजेपी जीत रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। ये सही है कि हिंदुत्व का झंडा उन्होंने सबसे आगे रखा हुआ है, लेकिन मोदी और अमित शाह ने मिल करके जो जातियों की जो व्यवस्था है, उसको जो जीतने की एक व्यवस्था की है, उसका एक बड़ा हाथ है। 14 के चुनाव को छोड़ दीजिए, 17 का उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, और उसके बाद जो है 19 का लोकसभा चुनाव देखिए, और फिर 22 का उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग बार बार भूल जाते हैं, और वो बात ये है कि जो अति पिछड़े और अति दलित इस समय बीजेपी के साथ हो गए, और ये हिंदुत्व का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उनके जो अति पिछड़ों के नेता हैं, जो अति दलितों के नेता हैं, उनको बीजेपी ने अपने साथ किया है। उत्तर प्रदेश में कर लिया है, और इसके चलते उत्तर प्रदेश में वो जीत रहे हैं। 17 के बाद 22 भी जीत गए। लेकिन आप देखिए बिहार में यही काम नीतीश कुमार ने किया हुआ है जी, यानी अति पिछड़े और अति दलित उनको अलग किया नीतीश कुमार ने लालू यादव से लड़ने के लिए, क्योंकि लालू यादव जो है पिछड़े और मुसलमानों के नेता थे। तो नीतीश के साथ कौन है? एक तो सवर्ण आ गए जो कि यादव और मुस्लिम गठबंधन से नाराज थे, और उसके बाद आ गए दलित, अति दलित और अति पिछड़े, और उसके बूते पर नीतीश जो है लंबे समय से बिहार में अपने दबदबा को कायम रखने में सक्षम है। भले ही उनकी सीटें कम हो गई हो, लेकिन आप देखिए उनकी स्थिति क्या है कि एक पार्टी को छोड़ देते हैं, अगले दिन दूसरी पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखें कि लोग जो कहते हैं कि मोदी के लिए योगी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। केवल हिंदुत्व के बूते पर बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी ने जो जातियों का एक संगम तैयार किया है, उसके चलते जीत रही है, और जहां जहां ये संगम नहीं है वहां पर बीजेपी अभी भी मुश्किल में है। आप देखिए जैसे कि तमिलनाडु, बीजेपी उसमें हाथ नहीं डाल पा रही है क्योंकि दलित और पिछड़े उनके साथ में नहीं है। उसके बाद आप आइए आंध्रा को देखिए, वहां भी वही स्थिति है। कुल मिलाकर के दक्षिण के राज्यों में सिर्फ कर्नाटक है जहां पर कि बीजेपी के साथ कुछ पिछड़े नेता है, तो वो जो है एक येदुरप्पा की जो बात करते हैं वो पिछड़ों के नेता हैं वहां जी। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि केवल हिंदुत्व नहीं है बीजेपी की जीत के पीछे। ये जो बहुत बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वोटर यही है, ये दलित और अति पिछड़े। तो ये जो बड़ा वोटर वर्ग उनके साथ गया है, वो योगी के नेतृत्व में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा ये कहना मुश्किल है। मोदी खुद पिछड़े हैं और उनका एक उस तरह का चेहरा बन गया है, तो वो भी उनको
और उनकी पार्टी को जिताने में मदद कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि योगी जो है वो मोदी के लिए चुनौती है। वो उत्तर प्रदेश संभालते हैं, काफी है। और एक बात और देखिए, 2017 में कितनी सीटें आई थी जब केशव मौर्य नेतृत्व कर रहे थे, और फिर उसके बाद 2022 में कितनी सीटें आई जब वो तो सांसद थे। तो ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और बिटवीन द लाइंस जो दो पंक्तियों के भीतर जो चीजें हैं ना, हम उसको सिर्फ ये देखते हैं कि झंडा फहराया जा रहा है, भगवा है, और हम सब मान लेते हैं कि हिंदुत्व है, राम मंदिर है। सिर्फ यही मुद्दे जो हैं बीजेपी की जीत के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके दूसरे फैक्टर्स। जी प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, शैलेश जी ने इस चर्चा को एक नया आयाम दिया, मंथन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी के बाद योगी या पार्टी के अंदर योगी चुनौती उनको दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारा भी यही मानना है कि नहीं, मोदी के बाद, मोदी के रहते नहीं है, मोदी जब तक राजनीति से संन्यास नहीं लेते तब तक दूसरा कोई है ही नहीं पार्टी में, दूर दूर तक नहीं, पहला आखिरी मोदी हैं। लेकिन उसके बाद मुझे जो लग रहा है कि उसके बाद का ये सत्ता संघर्ष अभी से शुरू हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात शैलेश जी ने और कही कि ये सोशल इंजीनियरिंग, जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने की है, बहुत कुछ, बहुत बड़ा योगदान उसका है भारतीय जनता पार्टी की जीत में। आप क्या राय रखते हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी? मैं शैलेश जी से और अधिक सहमत नहीं हो सकता। जो बात उन्होंने कही है उसी तरह की बात कुछ इको करूंगा मैं। जैसे आप ये देखिए, ध्यान दीजिए कि यदि हम ये देखें कि मोदी जी संगठन में परिपक्व हुए, संगठन में पले बढ़े और तब जाकर राजनीति में पहुंचे। और राजनीति में भी उन्होंने पहला अपना ककहरा गुजरात में सीखा, गुजरात के सीएम बनके, और उसके बाद वो पीएम की लाइन पर आए और पीएम बने। हर चीज की तैयारी उनके साथ थी। और उसका कारण एक और था, और विशिष्ट कारण था जो शैलेश जी ने भी इको किया, कि वे संगठन के व्यक्ति थे जिन्हें राजनीति में भेजा गया, राजनीति में परिपक्व करके भेजा गया जी। यही बात हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं विद रिगार्ड टू योगी जी। योगी जी का संगठन भी अलग था। जब तक वे संगठन के नाम में सक्रिय रहे, वे बाद में भाजपा में आए, और भाजपा में आकर वे भाजपा की राजनीति में सीधे राजनीतिक भूमिका में आए। इसलिए संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता की जो स्पष्ट भूमिकाएं हैं, वे दोनों अलग अलग होती हैं। जो आपने कहा शैलेश जी, उसमें मैं एक चीज और जोड़ूंगा, जैसे कि जो सोशल डायनेमिक्स को कहें या सामाजिक संरचना के ढांचे को समझने की क्षमता या जो परिपक्वता अमित शाह और मोदी जी के कॉम्बिनेशन ने दिखाई, और जिसके रहते और चलते आप न केवल वो भारत सरकार के में भारत के संसद में प्रभुत्व पर पहुंचे, इम्पोर्टेंट चीज और देखने की है कि आप धीरे धीरे 21-22 राज्यों में फैलकर मुख्यमंत्री आप बना पाए। इतना बड़ा विस्तार पार्टी ने जो किया है वो संगठन के बल पर ही हो सकता था, वो किसी व्यक्तियों के बल पर नहीं हो सकता था। इसलिए संगठनात्मक ढांचे की मजबूती की। दूसरा, एक और जो आपने देखा होगा, आपने तो 22 का चुनाव भी अभी 19 का और 22 का चुनाव दोनों ही आपने कवर किया था, हम सभी ने देखा। एक जिसको हम लोगों ने कहा लाभार्थी ग्रुप, लाभार्थी का क्लास, भाजपा ने एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार किया जिससे कि सरकारी स्कीमों का प्रत्यक्ष और स्पष्ट लाभ पहुंचा। उस लाभार्थी समाज में जातियों का घालमेल हो गया, और उसमें सबसे अच्छी चीज जो ये हुई कि वह न केवल जातियों का बल्कि धर्मों का भी कोई हिसाब नहीं रहा। वो सभी लोगों ने मिलकर, वो लाभार्थी ग्रुप ने भी भाजपा को बहुत ज्यादा साथ दिया। वो सरकार का अपना एक अचीवमेंट कह सकते हैं। लेकिन उस लाभार्थी ग्रुप तक पहुंचने का काम संगठन नहीं किया। ज्ञानेश्वर जी कार्यकर्ता है, जानते हैं, एक एक घर तक लाभार्थी के पहुंचने का काम संगठन ने किया। संगठन ही व्यक्ति तक घर पहुंच पाता है। सरकारें तो लोगों से हमेशा ही थोड़ा ऊपर रह जाती हैं, दूर रह जाती हैं, अपने जिसको सरकारी आडंबर कहें उसमें रह जाती हैं। वे उतना नजदीक तक लोगों के नहीं जा सकती जितना कि संगठन जा सकता है। संगठन सरकार की अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुंचा पाता है, ये एक बात है। और जो
सामाजिक संरचना के ताने बाने को समझकर बीजेपी ने पिछले लगभग 8-10 वर्षों से जो चीज समझी और उसको जिस तरह से डिस्पर्स किया है, वह उनकी शक्ति बन गई है। इसलिए संगठन की शक्ति की बात जो आपने जैसा कहा कि डंडा और गोली लगाकर या बिंदी लगाकर कही गई है, लेकिन बात वो अपनी जगह पर पहुंचती है, अवश्य पहुंचती है। सरकारों को संगठनों के ऊपर या उनसे इतर हटकर कार्य नहीं करने चाहिए, यह बात भी स्पष्ट हो जाती है। संगठन सरकार की शक्ति है। प्रोफेसर साहब, सरकारें संगठनों की शक्ति बिल्कुल सहमत हैं। अगर मैं प्रोफेसर साहब, सरकार की शक्ति संगठन है, बिना किसी संगठन की सरकार नहीं बन सकती, ये शाश्वत है। और जिन लोगों ने संगठन से बड़ा होने की कोशिश की, चाहे मूल संगठन ने, किसी का भी पार्टी का हो मूल संगठन, उसने उसको धूल चटा दी हरदम। ये आपने देखा है, ये आदरणीय अटल जी, आडवाणी जी तक उसका शिकार हुए बीजेपी में, और बहुत सारे लोग अन्य पार्टियों में क्या स्थितियां हैं। मैं मूल रूप से पार्टी संरचना है। 2-3 बड़ी बातें आपने कही। एक तो मेरे मन में आता है, क्या नरेंद्र मोदी देश का पिछड़ों का चेहरा है? मुझे नहीं लगता कि पिछड़ों का चेहरा है। उनके अचीवमेंट थे गुजरात मॉडल। चर्चा को डिरेल नहीं करूंगा। जो लाभार्थी वाला कहा, अब उसको भी रेवड़ी कहने लगे हैं, तो अब लाभार्थी की बात कहाँ रही? अब बीजेपी खुद उसको रेवड़ी कह रही और केजरीवाल को दौड़ा रही है कि भैया तुम रेवड़ी मत बांटो। तो ये रेवड़ी तो थी, लाभार्थियों को रेवड़ी दे रहे हैं वो केजरीवाल, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, वो मुफ्त मकान दे रहे हैं, तो इसको अब रेवड़ी कहने लगे। परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। हो सकता है हम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो, लेकिन परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि भाई, मेरी अभी भी समझ में नहीं आया, 2 राउंड चर्चा हो गई कि केशव मौर्य जी को ये क्यों बताना पड़ रहा है कि भाई संगठन वो सरकार में है। अगर BL संतोष जी कहते या कोई प्रदेश अध्यक्ष कहता या कोई संगठन महामंत्री जी कोई ट्वीट कर देते कि भाई, लेकिन केशव मौर्य से क्यों कहलवाया जा रहा है? और इसके पीछे क्या है? भाई ठीक, हम योगी जी को मान लिया कि वो संगठन के आदमी नहीं है, तो आपने यूं ही बुला के बना दिया मुख्यमंत्री। आपने त्रिपुरा में 4 साल पहले कांग्रेस में आए व्यक्ति को, अपने व्यक्ति को हटा के मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। त्रिपुरा में विप्लव देव को हटा के, जो कांग्रेस से भी आए हैं, वो करे वापस डेरा डंबर लेके हम चले जाएंगे, तो कहा भैया बन जाओ तुम। तो अब राजनीति में बहुत उस तरह की चीजें नहीं होती। तात्कालिक ये होता है कि कौन किसको काटे और कौन किसको काट रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हम इस बात से शैलेश जी की बिल्कुल सहमत हैं कि ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, जाति कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। उन्होंने बिहार का भी उदाहरण दिया, नीतीश कुमार और लालू का भी उदाहरण दिया, और आपने जैसा बताया कि संगठन सर्वोपरि है, और चीज़ों को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया भी। लेकिन अभी भी वो मूल प्रश्न है कि क्या योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 में उपयोगी नहीं है? मनोज जी, ये प्रश्न एक और आपसे करूंगा मैं। नहीं, उपयोगिता देखिए, संगठन में उनकी उपयोगिता न केवल उत्तर प्रदेश में है, बल्कि उनकी उपयोगिता भारत में भी तमाम स्थानों पे है। त्रिपुरा के इलेक्शन की जिसकी हम बात करते हैं, त्रिपुरा के इलेक्शन में योगी जी ने जबरदस्त प्रचार किया था, और आपको ये शायद पता भी हो कि त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय के बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या वहां रहती है, जिसके कारण योगी जी की उपयोगिता वहां भी है। योगी जी की उपयोगिता तेलंगाना में भी हो रही है, जहां पर हमें एक व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता है जो कि जैसा आपने जैसे कहा कि हिंदुत्व का पोस्टर बनकर जहां खड़ा हो सके, वहां पर योगी जी की जबरदस्त उपयोगिता है। और पहले वाले प्रश्न के आरोप में आपने ये भी चीज ध्यान रखी है कि मोदी जी पिछड़ों के नेता नहीं है, मोदी जी विकास के नेता हैं। हाँ, वही मैं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, मैंने अर्ज किया कि मोदी जी गुजरात मॉडल के नेता हैं, और गुजरात मॉडल विकास के रूप में देश में प्रस्तुत हुआ के नेता है, लेकिन सोशल डायनेमिक्स को समझते हुए विकास की धारा से सबको जोड़ देने की क्षमता जो विकसित की गई, ये वह लाभार्थी ग्रुप है जिसको लाभ हुआ है और जिसको प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। इसलिए वो संगठन के साथ या पार्टी के साथ जुड़ जाता है, स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। और जो बात आप कर रहे थे कि क्या योगी जी की उपयोगिता, निश्चित रूप से, लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति की उपयोगिता कहाँ होगी ये संगठन तय करेगा। संगठन तय कर रहा था, लेकिन अरे संगठन के लोग कहाँ तय कर रहे हैं? जो सरकार में बैठे वो लोग तय कर रहे हैं, वो संगठन है नहीं। ज्ञानेश्वर भाई तय करता है, वो सरकार में दिखता है कि सरकार में है, ज्ञानेश्वर भाई संगठन ही तय करता है। बताइए भाई, सरकार के लोग बता रहे हैं कि संगठन बड़ा है। केशव मौर्य सरकार है, केशव मौर्य सरकार है, उनके पीछे जो लोग हैं वो भी सरकार हैं। नहीं, बीजेपी में कंसल्टेशन की सिस्टम्स है, और संगठन के साथ लिए बगैर वो
ये बात अलग है, कहता कौन है वो एक ठीक है, स्पोक्स पर्सन के रूप में कौन उस बात को कहता है, लेकिन संगठनात्मक चर्चा के बगैर वहां कुछ नहीं होता। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ज्ञानेश्वर जी सहमत होंगे इस बात को। नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत संघ और बीजेपी को समझता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल सकता। बताइए ज्ञानेश्वर भाई, ये क्यों बीच बीच में इंजेक्शन क्यों लगवा दिया जाता है योगी जी को, ये बताइए आप लोग इतने यशस्वी मुख्यमंत्री को आप लोग बार बार यशस्वी कहते हैं और बीच में इंजेक्शन लगवा देते हैं, योगी जी टेंशन में आ जाते हैं। योगी जी को कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, योगी जी अपना काम कर रहे हैं, उनसे जनता खुश है, उनसे पार्टी खुश है। जहां तक संगठन की बात पार्टी है, कहां खुश है? केशव मौर्य कह रहे हैं कि वो कितना बड़े हो गए, पार्टी खुश होती तो केशव मौर्य ट्वीट करते। ज्ञानेश्वर भाई क्या बात कर रहे हैं आप? अगर पार्टी खुश होती तो मौर्य जी ट्वीट करते, सवाल उठाते। मैं आपके प्रश्न को योगेंद्र भाई सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं कि अगर योगी जी, जो कि अगर मगर है नहीं, वो काम बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, हम तटस्थ व्यक्ति होकर भी कह रहे हैं कि भाई कुछ काम बहुत अच्छे वो कर रहे हैं और लगे हुए हैं, एक जम के बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं योगी जी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और बीच बीच में आप लोग इंजेक्शन लगवा देते हैं, कभी केशव मौर्य से, कभी ब्रजेश पाठक से। विपक्ष की जरूरत ही नहीं, अखिलेश यादव तो चुपचाप घर में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग कुश्ती अंदर ही करवा देते हैं दोनों डिप्टी सीएम से, और बीच में इंजेक्शन लगा देते हैं, योगी जी टेंशन में जाते हैं। आज भोपाल भी नहीं गए वो। भाई साहब यही फर्क है समाजवादी पार्टी के संगठन में और पार्टियों के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही नेता नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे यहाँ अध्यक्ष पद का अगर चुनाव होना है तो उसमें तमाम नाम है, उन नामों में से चुना जाएगा। ये समाजवादी पार्टी तो है नहीं कि अखिलेश यादव जी के बाद उनका लड़का और मुलायम सिंह जी के बाद उनका लड़का। और भाई जब वो इतनी बड़ी पार्टी बना लेंगे तो वो भी ऐसा ही करेंगे, लोकतंत्र ऐसे ही आएगा। भाई क्या बात कर रहे हो, जब वो भी बनाएंगे भाई ठीक है, आप जैसा कोई नहीं विश्व में, तो हम लोग मान चुके ना कि आपकी पार्टी तो विश्व में ऐसी कोई पार्टी नहीं है, हमें मान रहे हैं, इसीलिए अपेक्षा की जाती है पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। हम लोग तो खुद अपनी तरफ से कह रहते हैं कि भाई मैं योगेंद्र भाई इससे आप सहमत हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समस्या ये है कि अगर उप मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि सरकार संगठन सरकार से बड़ा है, ये प्रश्न उठाया है, तो हो नहीं सकती। इसको आप मान भी रहे हो, आप तो इसको मान भी रहे हैं कि ये बात सही है भाई। मान अगर 100% सहमत होते तो चर्चा ही काहे करते, घर में बैठते अपने आराम से, क्या जरूरत थी के लिए, सही बात कहने के लिए। ठीक है ज्ञानेश भाई, ज्ञानेश्वर भाई, ठीक है, हम सहमत हैं आपसे, समझ गए आपकी बात कि अब आप चूंकि घुमाएंगे, आप मसला अंदर का ही है कि ये खोलो तो लाज, ये खोलो तो लाज, अब मामला फंस गया है। मसला है नहीं है, अंदर का तो कोई मसला है ही नहीं। अरे बाहर आ गया, अब कहाँ अंदर का है, तो बाहर आ गया है। शैलेश जी के पास जाएंगे और ये मुझे लगता है कि मंथन अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहा है। शैलेश जी, एक आज एक चर्चा थी कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा केशव मौर्य इसलिए कर रहे हैं कि वो अध्यक्ष हो रहे हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी कह चुके कि भाई सरकार में मैं बड़ा असहज हूं। मुझे भी कोई आकाशवाणी नहीं हुई, लखनऊ से ही पता चला है, चर्चा हुई लखनऊ में कि भाई ब्रजेश पाठक ने मौखिक रूप से कह दिया, कुछ ने तो दावा कर दिया कि पत्र लिख दिया उन्होंने, तर तो कोई मैं असहज नहीं हूं। खैर पाठक जी के असहज होने के कारण भी है, असहज हूं। मौखिक रूप से तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो कहीं। ज्ञानेश्वर भाई, शैलेश जी से सवाल कर लेने दीजिए, शैलेश जी से सवाल कर लेने दीजिए। तो वो पाठक जी कह रहे हैं कि भाई मैं असहज हूं और मैं संगठन में काम करना चाहता हूं। एक खबर ये आई कि भाई चूंकि 14 में और 19 में अध्यक्ष ब्राह्मण ही रहा है, तो क्या ब्रजेश पाठक ब्राह्मण चेहरे के रूप में इस बार अध्यक्ष हो सकते हैं? ये बहुत उस तरह का प्रश्न है। लेकिन क्या ये ब्राह्मण कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं? जैसा आपने जातियों की बात कही कि भाई ओबीसी, धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री वो ओबीसी हैं, तो अब ओबीसी अगर अध्यक्ष भी बना देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, भाई छत्री तो कहते हैं लोग कि भाई योगी जी लगातार योगी जी की सरकार के बारे में कहा जाता है, विपक्ष कहते हैं कि टी सीरीज की सरकार है, तो ठाकुरों से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये है कि ब्राह्मणों का चेहरा, यानी एक वाइब्रेंट चेहरा है भी ब्रजेश पाठक जी, ये संभावना कितनी है और क्या ये कॉम्बिनेशन जरूरी है शैलेश जी?
देखिए, जो उत्तर प्रदेश को जितना मैंने समझा है, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे कुल मिलाकर के सवर्ण आबादी वहां कितनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को मिला दो तो कोई 20%। उसके बाद यादव है और फिर उसके बाद अति पिछड़े और अति दलित आते हैं। तो पिछड़ों को आगे रखना किसी भी पार्टी की मजबूरी है। कांग्रेस जो खत्म हुई है उसका एक बड़ा कारण यह है कि सबसे पहले दलित उससे अलग हो गए, फिर पिछड़े जो थे वो अलग हो गए, और फिर जो है सवर्ण बने रहे, उसके बावजूद कांग्रेस को नहीं बचा पाए। फिर वो घूमने लगे, कभी मायावती जी के साथ गए, कभी और अखिलेश की मदद की। लेकिन आप इस बात को समझिए कि पिछड़ों ने अपनी ताकत को समझ लिया है। ये जो अति पिछड़े अति दलित है, ये जो मल्लाह है, ये जो मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो एक एक दो दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो उनकी जो आवाज है पूरे प्रदेश में जाती है और वो अपने जो राजनीतिक अधिकार है उसके लिए असर्ट करने लगे हैं। तो इसलिए किसी भी पार्टी को अगर आगे जाना है तो उनको ये जो बहुमत के लोग हैं, बहुमत की आबादी है, उसको सामने रखना पड़ेगा। अगर वो आप सामने नहीं रखेंगे तो आपके सामने समस्याएं आ ही जाएंगी। और इसलिए केशव मौर्य जो हैं वो भारी पड़ते हैं। और इसलिए और आप पाएंगे और भी लोगों को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वो टेस्टेड नेता है। 1917 में वो थे अध्यक्ष, और इस तरह से एक तालमेल और एक वो बनाया। तो पार्टी में उनको जगह दी जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो अध्यक्ष फिर से बनाया जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब इस वक्त पार्टी की जो नजर है वो 2024 के चुनावों पर। अब वो बाकी चीजें नहीं देख रहे, अभी विधानसभा उनके लिए उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह से जो वोट बैंक बना है बीजेपी का उसको कायम रखा जाए, ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक बात मैं और कहूँ, बार बार लोग कह देते हैं कि हिंदुत्व के बूते पर जीता। 2019 का जो चुनाव था, कौन सा हिंदुत्व था? राष्ट्रवाद था। बालाकोट के बाद, उसके पहले जो हमला हुआ हमारे जवानों पर और 40-42 जवान मार दिए गए, उसके बाद एक उबाल जो देश में आया और उसकी छाया में जो ये जो चीजें हैं ना, हम लोग करते क्या है कि जो सामने दिख रहा है बस उसकी बात करते हैं। अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, लेकिन ये तो है और ये सवर्णों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो बाकी जो एक बच्चा जो घड़े से पानी पीने के कारण मार दिया जाता है क्योंकि वो अछूत, उसका कंसर्न जरा हिंदुत्व से अलग भी है। जरूर ये जो अभी बात आई कि जो लाभार्थी वर्ग सामने आया, लाभार्थी वर्ग कौन है? इसमें भी दलित और पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको उठा करते जी अंत्योदय वालों को पहले दिया गया था। तो इसलिए बीजेपी अब जो रणनीति बना रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना रही है, और इसलिए उसको राज्य की राजनीति से अलग हटकर और ऊपर की तरफ जो है वो देखा जाना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। प्रोफेसर मनोज जी, शैलेश जी ने कहा कि पिछड़ों को इंजन बनाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी पूरे देश में पिछड़े इंजन रहेंगे और पीछे पीछे सब अगड़े और जो भी हैं अपना ठाकुर, बामन, बनिया सब पीछे पीछे अपना उनको लगाना पड़ेगा। बीजेपी कॉम्बिनेशन बढ़िया बनाती है। 17 से 22 के बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार में बीच में बार बार वो चाहे हार्ड कोर क्रिमिनल इनकाउंटर में मारा जाए विकास दुबे, ये कहा गया अरे भाई योगी जी ब्राह्मणों की हत्याएं करा रहे हैं, और ये कोई नहीं कह रहा था। बहुत सारे लोग उस सरकार में, इस सरकार में भी शामिल हैं, वही लोग करा रहे थे। आप भी लखनऊ में, हम भी लखनऊ में बहुत पैनी नजर रख रहे थे, वही लोग करा रहे थे। और ब्राह्मण नाराज के नाम पर वो किसको उठा लाए? जितिन प्रसाद को, कांग्रेस से। मतलब मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, उठाने ले आए, वो लेकर आए, उठा नहीं लेकर आए, ले आए जितिन प्रसाद को। जितिन प्रसाद कहाँ का ब्राह्मण नेता है? उनसे तो बहुत बड़ा कद ब्रजेश पाठक का है। तो क्या आप अध्यक्ष के रूप में ब्रजेश पाठक की ताजपोशी को देखते हैं? और क्या ब्राह्मण की जरूरत नहीं है? ब्राह्मण का चेहरा नहीं दिखाना पड़ेगा बीजेपी को? और मेरा तो अपना मत यह है कि अगर ब्राह्मण का चेहरा नहीं दिखाएंगे तो बीजेपी को मुश्किलें आएंगी 24 में भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर अध्यक्ष वो, क्योंकि पूर्व में चाहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो चाहे महेंद्रनाथ पांडे हो, दोनों इलेक्शन में संयोग भी हो सकता है। प्रोफेसर साहब,
नहीं, इस बात से मैं आपकी बहुत असहमत नहीं हूँ कि जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं उनको प्रॉपर शेप में बैठालना, लेकिन जब सरकारें और जो चयन होता है वो नंबर के आधार पर, अंकों के आधार पर, संख्या के आधार पर होगा, तो जाहिर है जिसकी संख्या अधिक होगी उसका अधिक वेटेज होगा। लेकिन कुल डिस्ट्रीब्यूशन में सभी जातियों का समन्वय हो पाए, ऐसा प्रयास सभी पार्टियों को करना पड़ता है। जो नहीं करती हैं, आपने देखा वो खुद ही मार्जिनलाइज हो गई हैं जी। जो कास्ट बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो खुद एकदम सीन से गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि वो अपने कास्ट के अंदर ही रह जा रही हैं और उसका भी 100% रिप्रेजेंटेशन मिलना संभव नहीं है जी। भाजपा को ने 2022 के चुनाव में भी ये जो आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन सेटल किया था, और इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं कई स्थानों से मैं भी आपकी तरह ही चारों तरफ अपनी निगाहें रखता हूँ। कोशिश मैंने भी ये देखा था कि भाजपा ने हर जाति को, विशेष रूप से ब्राह्मणों को भी साधने की पूरी कोशिश कैसे की थी। अरे प्रोफेसर साहब अगर साधते नहीं तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम कहाँ हो रहे थे? बिल्कुल नहीं हो रहे थे। उससे पहले दिनेश शर्मा थे, क्यों भाई डिप्टी सीएम बना दे रहे हैं? जब चुनाव हो रहे थे तो भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अंदर बने थे। संगठन, मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि जो दिख रहा है वही राजनीति नहीं है। संगठनात्मक लेवल पर, संगठन कार्यकर्ताओं के स्तर पर बहुत सारे इस तरह के प्रयास हुए थे कि लोगों तक पहुंचा जाए और लोगों को कन्विंस किया जाए, जो अपने आप को मार्जिनलाइज और हतोत्साहित महसूस कर रहे थे उनको जोड़ा जाए। उसी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग सामने आए, बहुत सारे टिकटों के वितरण आपने देखा इस प्रकार हुए। ब्रजेश जी का तो हमारे मित्र भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के पढ़े भी हैं जी, जी। लेकिन उनको भी इस तरह का एलिवेशन मिला। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि दिनेश शर्मा जी को नहीं मिला, तो केवल ब्राह्मण होने मात्र से नहीं था। ना, इस जगह थोड़ा डिफर करेंगे। उत्तर प्रदेश में खुला ब्राह्मण चलता है, अवस्थी, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, ये सब खुला चलता है। यहाँ तो बवाल कन्वजिया और सरयू पारीम भी है। कन्वजिया और सरयू पारीम भी बवाल है। तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में खुला चलेगा। हम लोग खुले में नहीं आते। नहीं खुले, बिल्कुल आप लोग खुले में आते हैं। खुले वाले ब्राह्मण चलेंगे। वो शर्मा में कंफ्यूजन का जनता में क्रिएट होता है कि भाई अरे शर्मा कौन वाले शर्मा है, उनको गोत्र बताते फिरिए। खैर, ये बड़ी हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी का, बहुत आभार कि हमसे जुड़े और हमें महत्वपूर्ण वक्त दिया। मनोज दीक्षित जी का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ज्ञानेश्वर भाई का भी बहुत धन्यवाद, और मनीष सिंह जिनसे बात ही हमारी पूरे कार्यक्रम के दौरान नहीं हो पाई तकनीकी खामियों की वजह से, उनका भी आभार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की। कल तक पत्रकारों की हत्या और उनके साथ बदसलूकी पर महागठबंधन, जिसकी आजकल सरकार है बिहार में, तमाम बातें करा करता था, बड़े बड़े डींगे हाँका करता था। आज पटना में चौथे स्तंभ पर प्रहार किया गया। हम लोग खुद ही कह लेते हैं चौथा स्तंभ, कोई मानता तो है नहीं। यानी पत्रकारों को पीटा गया। पहले एक शिक्षक अभ्यर्थी को पीटा गया, फिर तिरंगे का अपमान, और बाद में पत्रकारों को गाली देते हुए उनके साथ भी लात घूंसा किया गया। ये तस्वीर आप देख लेंगे, तिरंगे का अपमान किस तरीके से वो गालीबाज एडीएम जो लाठियां चला रहे हैं, पीट रहे हैं उस अभ्यर्थी को, मुंह में डंडे मार रहे हैं। अभी पता चला कि बिहार सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करते क्यों हो लोग? जिनको आप नौकरी देने का वादा कर रहे थे उनके मुंह पे लाठी मरवाएंगे। सरकार को सख्त कार्रवाई, सख्त संदेश देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। की जो परिस्थिति है वो बन गई है, पत्रकार और जो प्रशासन है वो हाथापाई करने लगे हैं। तो सवाल जब आप पूछिएगा तो जवाब यही मिलेगा। और ये छात्र आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें लाठी से जवाब दिया जा रहा है। और अब जब देखिए तस्वीर कि किस तरीके से जब पत्रकार लाठी चलाने पर सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों से हाथापाई की जा रही है। ये सिस्टम है और ये अधिकारियों की जो मनमानी है।
प्रशासन है वो हाथापाई करने लगे हैं। तो सवाल जब आप पूछिएगा तो जवाब यही मिलेगा। और ये छात्र आज जब सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें लाठी से जवाब दिया जा रहा है। और अब जब देखिए तस्वीर कि किस तरीके से जब पत्रकार लाठी चलाने पर सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों से हाथापाई की जा रही है। ये सिस्टम है और ये अधिकारियों की जो मनमानी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।